बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा खत्म होने का नाम नहीं ले रही। चुन चुनकर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। हिंदू नेताओं पर ईश निंदा के केस लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश का मीडिया दुनिया के सामने एक अलग माहौल बनाने में लगा हुआ है, जहां यह बताया जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार में बांग्लादेशी अल्पसंख्यक अधिक सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ढाका ट्रिब्यून हो या डेली स्टार, सबने अपनी रिपोर्ट में वॉइस ऑफ अमेरिका द्वारा दिए गए एक सर्वेक्षण का हवाला देते हुए बताया कि बांग्लादेश में अधिकांश लोग मानते हैं कि अंतरिम सरकार धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों को पिछली अवामी लीग सरकार की तुलना में अधिक सुरक्षा प्रदान कर रही है। दिलचस्प बात यहां यह है कि अक्टूबर के अंत में किए गए इस सर्वे में 1000 लोगों ने भाग लिया था, जिनमें से 92.7% मुसलमान ही थे। अब सोचिए, अल्पसंख्यकों की स्थिति के बारे में यदि बहुसंख्यक मुसलमानों से पूछा जाएगा कि अल्पसंख्यक हिंदू उनके देश में कैसा महसूस करते हैं, तो जवाब क्या मिलेगा? बांग्लादेश में एक तरफ मीडिया इस तरह के सर्वेक्षणों के नतीजे के जरिए प्रोपेगेंडा रच रहा है, तो दूसरी तरफ हिंदू अपने हालातों पर रोते बिलखते दिखाई दे रहे हैं। उनकी आवाज उठाने को कोई नहीं है। जिस यूनुस सरकार के राज में अल्पसंख्यकों के साथ इंसाफ की बातें मुसलमान कर रहे हैं, उसी सरकार के आने के बाद हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में तमाम अराजक और हिंसक घटनाएं हुई, जिसे आपने टीवी और यूट्यूब चैनलों में देखा है। इस्लामी कट्टरपंथियों ने न केवल उनके घरों को जलाया, उनके सामानों को लूटा, बल्कि उनकी महिलाओं से बदसलूकी की, उनके देवी देवताओं का अपमान किया और कई जगह हत्याएं जैसी घटनाओं को भी अंजाम दिया। इतने से भी जब मन नहीं भरा तो हिंदुओं को रैली करता देख ये कट्टरपंथी भड़क गए और उन्होंने कुछ दिन पहले ही बांग्लादेशी झंडे के अपमान का आरोप लगाकर हिंदू नेता कृष्णदास को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद उन पर ईश निंदा का आरोप लगाया। उन्हें देशद्रोह के इल्जाम में जेल में डाल दिया। इस्कान नेता चिन्मय कृष्णदास प्रभु को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार करना और जमानत देने से इनकार करना हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार का हिस्सा है। बांग्लादेश में पहले भी इस तरह के हमले हुए हैं, लेकिन उस देश में हिंदुओं ने शायद ही कभी सड़कों पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया हो, जैसा कि पिछले अगस्त से हो रहा है। यूनुस प्रशासन को पता था कि चिन्मय कृष्णदास प्रभु की गिरफ्तारी से नाराज हिंदुओं द्वारा विरोध प्रदर्शन और तेज हो जाएगा। वो भली भांति जानते थे कि चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी से भारत में विशेषकर हिंदुत्ववादी ताकतों में नाराजगी पैदा होगी। यूनिस सरकार को भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा गिरफ्तारी पर कड़ी प्रतिक्रिया की उम्मीद भी थी, क्योंकि मोदी सरकार ढाका के साथ अल्पसंख्यक उत्पीड़न के मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाती रही है। भारतीय वक्तव्य पर यूनिस सरकार की कड़ी प्रतिक्रिया हिंदू विरोध प्रदर्शनों को संगठित करके प्रशासन को कमजोर करने की गुप्त भारतीय प्रयासों की छवि को बढ़ावा देकर भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने के लिए एक सुनियोजित प्रयास की ओर इशारा करती है। एक ऐसा देश जहां मुस्लिमों की संख्या लगभग 93% है, जहां के छात्र और युवा समूहों के मुखौटे के पीछे सक्रिय इस्लामी कट्टरपंथियों का बोलबाला है, जहां की सरकार को जब अपनी स्पष्ट विफलताओं जैसे आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थता या कानून और व्यवस्था में हो रही तीव्र गिरावट को रोकने में असमर्थता से ध्यान हटाने की जरूरत हो, तो सांप्रदायिक उन्माद को भड़काने से बेहतर विकल्प भला और क्या हो सकता है। जैसे जैसे सांप्रदायिक भावनाएं बढ़ेंगी, पहले से ही सिकुड़ता जा रहा धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक स्थान बंगाली राष्ट्रवादी ताकतों को हाशिए पर धकेल देगा और इस प्रकार इस्लामी दलों को अपनी नई नई बढ़त को मजबूत करने में मदद मिलेगी। इन पार्टियों ने पहले ही यूनिस सरकार को 1971 की बांग्लादेश मुक्ति संग्राम की विरासत को कमजोर करने के लिए उकसाया हुआ है, ताकि इसके भाषाई धर्मनिरपेक्ष लोकाचार को कमतर आंका जा सके। मुक्ति संग्राम संग्रहालय में तोड़फोड़ की गई और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेजों को नष्ट कर दिया गया। ये कट्टरपंथी तत्व जो यूनुस को घेरे हुए हैं और पश्चिम को नियंत्रित करने के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने भिक्षु की गिरफ्तारी का आदेश देते समय भारत कारक की गणना भी की है। प्रश्न है कि आखिर बांग्लादेश में इस कहानी के लिए इतना समर्थन क्यों मिल रहा है?
शायद ऐसा इसलिए क्योंकि भारत शेख हसीना और उनके कई करीबी सहयोगियों को शरण दे रहा है, जिनमें कुछ पूर्व मंत्री और अवामी लीग के नेता भी शामिल हैं। अंतरिम प्रशासन द्वारा इस्लामी कट्टरपंथियों को दी गई विशेष सहायता, जिससे अंदरुल्लाह बंगला टीम के प्रमुख जसीमुद्दीन रहमानी जैसे दोषी आतंकवादियों की रिहाई ही शामिल है, तो यूनिस शासन का असली चेहरा उजागर हो जाता है। यूनिस भारतीय प्रतिक्रियाओं को निराधार बताकर खारिज कर सकते हैं, लेकिन जब अमेरिका के भावी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न पर संदेश भेजते हैं, या उनकी दक्षिण एशिया सलाहकार लिसा कर्टिस देश में बढ़ते आतंकवाद की ओर इशारा करती है, तो नोबेल पुरस्कार विजेता को उन्हें गंभीरता से लेना चाहिए। उनका शासन, जिनके पास कोई ठोस संवैधानिक आधार नहीं है, जो केवल पश्चिमी विशेष रूप से अमेरिकी समर्थन के साथ ही चल सकता है, ऐसी यूनुस सरकार तो परेशान ब्रिटिश सर्वदलीय संसदीय मंच की एक रिपोर्ट से भी है, जिसमें नई अंतरिम व्यवस्था के प्रभावशीलता पर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार के विरोधियों के विरुद्ध बड़े पैमाने पर हत्या के आरोप लगाना एक खतरनाक नई प्रवृत्ति है। इसलिए इस्कॉन नेता की गिरफ्तारी से यूनिस सरकार को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और भारत विरोधी बयानबाजी के जरिए शत्रुतापूर्ण जनमत को मोड़ने में मदद मिल सकती है। लेकिन अगर वह अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न और लोकतंत्र की बहाली के मुद्दे को हल करने में विफल रहती है, तो यह संदेह के घेरे में आ जाएगी। इसके बावजूद भी भारत सहित विश्व के कथित सभी सेकुलर लोग मौन रहते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपने कमेंट्स और विचार मुझे लिख भेजिएगा। मिलूंगा किसी नए अंक में नए गंभीर विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।